हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम प्रकृति के एक सुंदर रूप के नज़ारे के बारे में जानकारी लेंगे। यह नज़ारा कभी बहते हुए पानी के रूप में दिखता है, तो कभी वह खिलते हुए फूलों के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो आपको पता है यह नज़ारा कौन सा है, किस रूप में है और इस नज़ारे के बारे में सुंदर सा वर्णन किसने किया है। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ वह नज़ारा कौन सा है। यह नज़ारा वह है पर्वत प्रदेश में पावस, और इसके रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत जी। बच्चों, यह कविता कक्षा 10वीं का काव्य पाठ है, जिसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता में कवि सुमित्रानंदन जी ने प्रकृति का सुंदर ऐसा चित्रण किया है। इस कविता में उन्होंने निसर्ग को, सृष्टि को या इस हमारी धरती को एक कि मानवीकरण के रूप में देखा है या मानवीकरण अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि इस कविता की भाषा शैली कौन सी है, इसमें कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है तथा इसमें प्रकृति का चित्रण कवि ने किस रूप में किया है। कविता के बारे में जानकारी लेने से पहले हम सबसे पहले जानकारी लेंगे हमारे प्रस्तुत कविता के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी के महान हस्ती रहे हैं और जिन्होंने उनके काव्य रचनाओं में हमेशा प्रकृति का चित्रण किया है। हमारे इस रचयिता का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में हुआ है और यह स्थान बहुत ही सुंदर है, प्रकृति का एक अनोखा नज़ारा है। इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना आरंभ किया था। आपको पता है 7 साल की उम्र में ही उन्होंने स्कूल में काव्य पाठ के लिए उन्हें जो कविता की थी उसके लिए पुरस्कृत किया गया था। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभों के रूप में ये जाने गए। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में कविता संग्रह कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, कृतियाँ वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। सुमित्रानंदन पंत जी को विविध पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया है, जिसमें पद्म भूषण, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया है। आज हम कविता का वाचन करेंगे और उसकी भाषा शैली पर प्रकाश डालेंगे। कविता कुछ इस प्रकार से। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने शस्त्र दृग सुमन फाड़, अलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में लनस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्जर, गिरी के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठा रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जब हम प्रस्तुत कविता की भाषा के बारे में बात करते हैं तो यह भाषा सरल एवं स्पष्ट है। साथ ही साथ इस कविता में कवि ने मुख्य अलंकार का जो प्रयोग किया है वह है मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार होता क्या है?
मानवीकरण अलंकार जो है कि जिसमें किसी भी जड़ वस्तु का वर्णन बोलते हुए करना। अर्थात यहाँ पर कवि ने जो है इस सृष्टि का वर्णन जो है कि एक मनुष्य के रूप में किया है। जैसे वह पहाड़, पेड़, उस पर खिले जो फूल है वो आंखों के समान दिखते हैं वह। इसके साथ कवि ने जो है यहाँ पर उपमा अलंकार का वर्णन किया है, प्रयोग किया है। साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले उपमा अलंकार का उदाहरण देखें। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो यहाँ पर दर्पण सा की साम्यता को दिखाया है और सा यह प्रतिबिंबित करता है कि यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। कविता की एक पंक्ति देखते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अब यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति है, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, इसमें जो कवि ने अनुप्रास अलंकार का वर्णन किया है या अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार होता क्या है? बच्चों, जब किसी काव्य कृति में, कोई काव्य पंक्ति में हर शब्द का पहला वर्ण या अंतिम वर्ण या बीच का वर्ण जो है सेम होता है या एक ही प्रकार का होता है, अर्थात सजातीय होता है, तो उस समय जो है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण जो है होता है। जैसे देखिए प प प और प, ये जो बार बार उसकी जो है पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए जो है कि यहाँ पर पल पल परिवर्तित प्रकृति के माध्यम से अनुप्रास अलंकार का हमें उदाहरण भी प्राप्त होता है। यह भाव स्पष्ट करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, अब हमने जो सिर्फ कविता का वाचन किया है, कवि परिचय के बारे में जानकारी ली है और भाषा तथा यहाँ पर प्रयुक्त किए गए अलंकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कविता का अर्थ जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा और तब तक आप अलंकारों के बारे में जो है अच्छे से जानकारी प्राप्त करके रखेंगे एवं कविता में प्रयुक्त अन्य पंक्तियों में अलंकार का जो है प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया गया है इसका अवलोकन करेंगे तथा आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो चलो फिर से मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।